आज आप देखेंगे आपके पाठ का एक व्यंग्य कहानी लखनवी अंदाज, जिसके लेखक हैं यशपाल। यशपाल हिंदी साहित्य के एक मजबूत कथाकार माने जाते हैं। उनकी कहानियों और कथाओं का जो विषय और प्लॉट जो होता है, ज़मीन जो होती है, वह ज़मीन यथार्थवादी और बिल्कुल निम्न और मध्यम वर्ग के बीच की कहानियों को वह कहानियों में स्थान देते हैं। उसके वातावरण, उसकी जिजीविषा, उसके संस्कार, उसके चरित्र, उसके वातावरण आदि सबको बहुत ही मार्मिकता के साथ और जीवंतता के साथ वो कहानी में पेश करते हैं। तो यशपाल ऐसे ही एक सफल कथाकार हैं और एक कह सकते हैं कि नई कहानी, प्रेमचंद के बाद जो कथा आई वह कथा का शिल्प में और कथा के विषयों में भी बदलाव आया। प्रेमचंद ने कहानियों को जिस शैली में लिखा, आगे बढ़ाया और समृद्ध किया, उसके बाद की जो कहानियाँ आई आधुनिक काल में, वर्तमान समय में, जिसको हम समकालीन हिंदी कहानी के नाम से भी जानते हैं, नई कहानी के भी नाम से जानते हैं, तो उस समकालीनता में कहानी जो है बिल्कुल सपाट हो गई। मतलब कह सकते हैं कि आप कहानी में कथोपकथन कम पाएंगे, संवाद कम पाएंगे, विवरण ज़्यादा पाएंगे, आंतरिक और बाह्य पात्रों के गुणों का चित्रण भर केवल कहानियाँ होती है। ऐसी शैली को नई कहानी कही जाती है। तो यहाँ पर यह कहानी व्यंग्य विधा में है, यथार्थवादी इसकी शैली है और भाषा हिंदी और उर्दू मिश्रित। उर्दू के बहुत सारे शब्द हैं और नाम से ही पता चल रहा है कि लखनवी अंदाज। लखनऊ जो है, लखनऊ एक मुस्लिम राजशाहियों का गढ़ रहा और आज भी वहाँ के मुसलमानों में रहन सहन आप देखेंगे कि वही सामंतवादी, वही राजशाही ठाठ बाट में, भले ही उनके पास वो क्षमता, वो शक्ति, वो इकोनॉमिकल यानी आर्थिक शक्तियाँ उनके पास ना हो, तो भी उनके पास जीवन में जीने का जो प्रदर्शन करने का जो गुण है वह उनमें आज भी आपको देखने के लिए मिलेगा। और इसी विषय पर यह कहानी भी आधारित है और उन्होंने लखनवी अंदाज पर एक कटाक्ष किया है, जहाँ की हम लेखक का उद्देश्य है कि पतनशील सामंत वर्ग, जो लखनऊ का पतनशील हो चुका है, माने उसका पतन हो गया है, अब सामंत नाम की कोई चीज़ नहीं है, सामंती व्यवस्था अब हमारे देश में नहीं है। लेकिन सामंत वर्ग का जो सामंती जो शक्तियाँ थी वो समाप्त हो जाने के बाद भी उसका असर उनके ऊपर दिखता है। उसी असर, उसी प्रभाव पर एक कटाक्ष है और दूसरी तरह यह बतलाने का उन्होंने प्रयास किया है कहानी में कि वास्तविकता से बेखबर रहकर आदमी बनावटी जीवन शैली में कैसे ढल जाता है और कैसे उसको प्रदर्शित करता है। यह मुख्य बात है कहानी में। इस तरह से आपका एक पाठ का परिचय है। लेखक कहानी की शुरुआत करते हैं अपनी एक छोटी सी यात्रा से। उन्हें लखनऊ मुफसिल ट्रेन का मतलब होता है कि पैसेंजर गाड़ी जो एक ज़िले के भीतर या एक केंद्र जहाँ से चलती है वो कुछ ही ज़िले के भीतर घूमते रहती है। तो ऐसे ही मुफसिल ट्रेन पर कि उनको टिकट लेना है और बहुत कम दूर जाना है, यानी नज़दीक ही जाना है, इसलिए उन्होंने सेकंड क्लास के डब्बे के लिए एक टिकट उन्होंने ख़रीदा और दौड़ते हुए उन्होंने डब्बे को झांका कि किस डब्बे में भीड़ कम है। उन्होंने देखा कि सभी डब्बे में करीब समान रूप से लोग थे और एक डब्बा उन्हें बाहर से थोड़ा सा खाली सा बुझाया और वो उस डब्बे में चढ़ जाते हैं और अंदर जाकर वह जगह खोजते हैं कि जगह हमें खिड़की के पास अगर मिल जाए
तो जितनी देर वो यात्रा करेंगे उस यात्रा के दौरान बाहर के दृश्य भी देखेंगे और नई कहानियों पर कल्पना भी करेंगे, नई कहानी के संबंध में वह सोच भी सकेंगे। इसलिए वो खिड़की खोज रहे थे, ऐसी सीट खोज रहे थे जो खिड़की के बगल की हो, और गाड़ी खुलने वाली थी, गाड़ी छूट भी रही थी और डिब्बे को खाली समझकर उसमें वो चढ़ चुके थे। अचानक थोड़ा आगे वह बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक नवाब, लखनऊ का एक नवाबी ठाठ बाट का व्यक्ति बर्थ के सामने में बैठा है। दोनों पाँव जो है बर्थ से ऊपर है, पालथी मारकर बैठे हैं। उसके जांघ के ऊपर एक सफ़ेद तौलिया है और उस तौलिए के ऊपर एक खीरा है जो उनके हाथ में है, और एक चाकू से बड़े ही एहतियात के साथ, माने एहतियात, बहुत सावधानी पूर्वक उस खीरे को वो छील रहे होते हैं, छीलते नज़र आते हैं। और लेखक ने बड़े ही गौर से उसकी भंगिमा का अध्ययन किया, भंगिमा को देखा। अब ऐसी स्थिति में उन्हें लगा कि ऐसे अपदार्थ वस्तु का शौक जो है इन्हें है, और नवाब साहब को यह महसूस हुआ कि ऐसे अपदार्थ वस्तु हम खा रहे हैं और एक भद्र आदमी मेरे वर्थ के सामने में बैठ जाता है, तो यह महसूस करते हैं कि ये मेरे स्तर को ये शायद आंक लेगा, अंदाज लगा लेगा, तो वह झेंप जाते हैं। झेंपना मतलब शर्मा जाना, शर्मा करके वो थोड़ा झुकते हैं और बड़े ही तल्लीनता के साथ अपने उस खीरे को छीलने में मस्त हो जाते हैं, मशगूल हो जाते हैं। लेखक भी बैठ जाते हैं और लेखक अंदाज लगा लेते हैं कि शायद नवाब साहब को मेरे आने पर असुविधा और संकोच पैदा हो गया, अनुमान उनको हो गया। और इस अनुमान में उन्होंने यह भी महसूस किया कि नवाब साहब अकेले, यानी एक छोटे छोटे वर्ग के लोग जो वहाँ बैठे हैं, जिनके पास वो विवेक शायद नहीं है, या फिर वो आकलन करने की क्षमता नहीं है, पढ़े लिखे लोग के बीच में वो नहीं हैं, एकमात्र लेखक ही वो भद्र आदमी लगे उनको, जिससे डर हुआ और लगा कि उनके इस प्रदर्शन पर कहीं प्रश्न चिन्ह न खड़ा कर दें। यह स्थितियां थी और यह भी महसूस कर रहे थे नवाब साहब कि हम तो सफ़ेद पोश हैं, माने भद्र हैं, भद्र नागरिक हैं, रईस हैं, और ऐसे में सेकेंड क्लास के डब्बे में सफ़र करते हुए ये सज्जन देखेंगे तो शायद कुछ से कुछ सोचेंगे। इसलिए भी वो संकोच में थे। यह संकोच जो है कई कारण से पैदा हुआ, खीरे के छिलने के कारण, दूसरी अपने आर्थिक या अपनी नवाबी प्रदर्शन पर प्रश्न चिन्ह लगने के संकोच का भी एक कारण हुआ, तीसरा कि मंझले डब्बे में यानी कि सेकेंड क्लास के दर्जे में वो सफ़र कर रहे हैं, इसलिए उनके स्तर के खिलाफ माना जाएगा, यह भी एक सोच आई। ये कई कारण बनते हैं और अचानक नवाब साहब आदाब अर्ज जनाब खीरे का शौक़ फरमाएंगे, वो कह उठते हैं लेखक से। आपको आश्चर्य इस बात का होगा कि जो व्यक्ति अभी तुरंत झेंप गया, शर्मा गया, एक संकोच की अवस्था में आ गया, और कुछ देर बाद वह कहता है आदाब अर्ज अर्थात नमस्कार, प्रणाम। ये उर्दू का अपना लहजा है, प्रणाम करने का या नमस्कार करने का, नमस्ते करने का, अभिवादन युक्त एक शब्द है उर्दू में आदाब अर्ज। और इस आदाब अर्ज के साथ वह खीरे खाने के लिए
आमंत्रित भी कर देते हैं, क्या आप शौक फरमाएंगे। अब तुरंत नवाब साहब के इस भाव भंगिमा को तुरंत जो परिवर्तित होते हुए देखते हैं लेखक भांप लेते हैं कि यह इनकी एक शराफत है, दिखावा है, और अपने गुमान पर उनके अंदर जो गर्व है, सामंती व्यवस्था, सामंती तेवर जो दिख रहा है, वो सामंती तेवर पर जो है इन्हें एक कहने का मतलब है कि एक अंकुश जैसा हमारे आने के कारण लगता है, जिस कारण से उसके प्रभाव को ख़त्म करने के लिए ये हमें आमंत्रित कर रहे हैं और लथेड़ना भी चाह रहे हैं, शायद परास्त और पराजित करना चाह रहे हैं, या आप कह सकते हैं कि लेखक के भाव भंगिमा को वह अंदाज़ा भी लगाना चाह रहे हैं कि उनकी सोच मेरे प्रति कैसी है। यह बात भी है और लेखक ने तुरंत जवाब दिया। लेखक ने कहा, शुक्रिया, की बला शौक फरमाए। की बला बला मतलब होता है माने बहुत मामूली बुरी चीज़, बुराई जिसमें हो। अच्छी चीज़ों को बला नहीं बोलते हैं, बला। अब उसमें की लग गया तो की बला। उन्होंने कहा कि शुक्रिया, की बला शौक फरमाए। अब ये की बला शब्द जो है ये नवाब साहब के तेवर पर इतना भारी पड़ जाता है, इतना कठोर आघात पड़ जाता है कि उनका खीरा खाना बड़ा ही दुष्कर हो जाता है। वह कुछ नहीं बोल पाए। नवाब साहब ने खिड़की की ओर देखा और इस तरह से वह अपना ध्यान बटाने लगे। अब की बला का अर्थ होता है कि ऐसी सस्ती चीज़ जो हर कोई खा सकता है, तो आप कोई ऐसी बड़ी चीज़ जो है खा नहीं रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये मामूली चीज़ का शौक़ आप ही फरमाएं। ये कितना कठोर जवाब था। और इस कठोर जवाब से वो तिलमिला जाते हैं नवाब साहब। स्टेशन डब्बे के बाहर, खिड़की के बाहर वो ताक झांक करने लगते हैं और फिर भी अपना ध्यान खीरे पर ले आते हैं। खीरे को उन्होंने बहुत करीने से धोआ, तौलिया बिछाया, तौलिया से फिर खीरे को वो पोंछते हैं, फिर एक चाकू निकालते हैं और खीरे का फिर सिर का मतलब खीरे का जो ऊपर का हिस्सा है, ऊपर का हिस्सा काटते हैं और फिर उसको गोदते हैं, उसमें चाकू से थोड़ा छेद करते हैं दोनों तरफ, और उसके बाद फिर उसमें रगड़ते हैं। इस तरह से बड़े एहतियात, बड़े ही सुंदर और लाजिमी ढंग से उस खीरे को छीलते हैं। ये उनके तरीके को लेखक ने विवरण के साथ प्रस्तुत किया है। और स्टेशन पर आप देखते होंगे कि खीरा तो बिकता है, और खीरा बिकता है, खीरा छीला जाता है, उस पर फिर नमक बुरका जाता है, और इस तरह से खीरे वाले बड़े ही सुंदर ढंग से खीरा बेचते हैं। लेखक अनुमान लगाते हैं कि संभवतः ये नवाब साहब कभी खीरा बेचा करते होंगे, इसलिए इतनी सावधानी से, इतने एहतियात रूप में खीरा काटने की कला इन्हें मालूम है। लेखक सोच रहे हैं ये सब एक व्यंग है, एक व्यंग भाव में वो केंद्र में आ गए हैं, व्यंग के केंद्र में आ गए हैं नवाब साहब लेखक की दृष्टि में, नज़र में। और उनके उस तरीके को स्टेशन से बाहर बेचने वाले खीरे से तुलना करते हैं। कितना बड़ा व्यंग है। उसके सामंतवादी ठाठ बाट और उनके सफ़ेद पोश जो लिबास हैं, एक भद्र लिबास जो हैं, उनकी भद्र लिबास पर कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह वो खड़ा करते हैं। और इस तरह से नवाब साहब ने खीरा को छीला, काटा, फांक बनाया और उस पर फिर एक झोले से, बैग से उन्होंने एक डब्बा निकाला जिसमें एक में नमक था, एक मिर्च था, तमाम रूप से यानी उसने खीरा को ये सब किया, तैयार किया खाने के लिए। और लेखक देख रहे हैं, लेखक को लग रहा है कि अब संभवतः वो खीरा खाएंगे, है ना। इस तरह से खीरा एक ऐसी चीज़ है कि आप खाएं या ना खाएं, लेकिन सामने में खीरा को काटता हुआ, छीलता हुआ व्यक्ति बैठा है तो आपके मुंह में पानी आ जाएगा। ये हो रहा है, यह स्थितियां भी बन रही है। इस प्रकार से वह
खीरे का असर डब्बे में बैठे हुए सभी लोगों के बीच में भी है। और वह इतना परिश्रम करने के बाद उन्होंने खीरे को एक बार सूंघा और सूंघ करके अचानक वो खिड़की से बाहर, डब्बे से बाहर, खिड़की से बाहर उन्होंने खीरे को फेंक दिया। लेखक महसूस करते हैं कि सूंघ कर वह इतना परिश्रम किए, खीरे खाए नहीं, क्योंकि लेखक ने एक बड़ा भारी व्यंग कर दिया था कि की बला का शौक आप फरमाएं। और शायद यह उनको बड़ा ही नागवार गुजरा, नागवार एकदम बिल्कुल उसके आप कह सकते हैं कि उसकी जो जीवन शैली है उसके खिलाफ उन्हें लगा। और वो खीरा इसलिए सूंघते हैं इतना कुछ करने के बाद और फेंक देते हैं। लेखक महसूस करते हैं कि खीरा सूंघ कर भी तृप्ति पाई जा सकती है। और कहानी का विषय क्या था कि नई कहानी पर कल्पनाएं करना, कि नई कहानी कैसी हो सकती है। अब लेखक इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि यदि खीरा को सूंघकर तृप्ति पाई जा सकती है तो बिना कोई संवाद किए, बिना कथोप कथन कहानी में डाले भी नई कहानी सपाट रूप से लिखी जा सकती है। यानी ये भी एक नई कहानी हो गई। लेखक यहाँ कितना सुंदर निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि जब खीरा को सूंघ करके तृप्ति पाई जा सकती है तो आराम से हम संवाद, कहानी का बहुत सारे अंग होते हैं। जैसे संवाद जो है कहानी का एक मुख्य अंग होता है, संवाद। संवाद आप देखेंगे जिसको आप कहते हैं कथोप कथन। कथोप कथन, अगर कहानी में अगर ये संवाद नहीं दिया जाए तो कहानी में कोई प्राण नहीं होता है, अच्छा नहीं लगता है, रोचक नहीं लगता है। लेकिन निष्कर्ष निकलता है खीरे को लेकर, लेखक यह मान जाते हैं कि संवाद के बिना, कथोप कथन के बिना भी कहानियाँ लिखी जा सकती हैं और हम उसे नई कहानी कहते हैं। ये खीरे की घटना को लेकर नवाब साहब के जो जीवन है, वास्तविक जीवन जो उनकी है, यथार्थ जिसको कहते हैं, जहाँ की वो प्रदर्शन और बनावटी शैली में अपने जीवन को ढाल चुके हैं। तो ऐसे बनावटी जीवन शैली में कथोप कथन की कोई आवश्यकता नहीं है। आप केवल उसका विवरण प्रस्तुत कर दें, जो उनकी सोच है, अंदरूनी सोच जो है, उसके भाव भंगिमा को पढ़ करके उसकी सोच को रखें कहानियों में। आसपास के वातावरण को, वो क्या क्या गतिविधियां कर रहे हैं उसको आप रखें। जैसे कि आप देख रहे हैं लखनवी अंदाज में लेखक ने बहुत कम शब्द में एक दो इसमें संवाद हैं, बहुत कम। हमको लगता है कि इसमें 4 या 5 जगह संवाद आया है, बाद बाकी सारी की सारी बातें नई कहानी की शैली में केवल बाहरी वातावरण, आंतरिक वातावरण, अपने अंदर की सोच के बारे में पूरा विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं और यह एक कहानी का रूप ले लेता है। तो वह लेखक का उद्देश्य है कि नई कहानी क्या है। नई कहानी क्या होती है, इस बात का प्रश्न वो पूछते हैं कहानी के शुरुआती दौर में। और इस नई कहानी को कहानी के अंत में सिद्ध कर देते हैं कि नई कहानियाँ भी बिना कथोप कथन और संवाद के लिखी जा सकती है। यह है नवाबी लखनवी अंदाज में लेखक ने एक मामूली सी चीज़, एक मामूली सी घटना आप कह सकते हैं कि एक नवाब ट्रेन पर खीरा छीलने की कला को प्रदर्शित करता है और उस प्रदर्शन के पीछे उसके राजशाही ठाठ बाट, सामंती सोच, सामंती ठाठ बाट भी स्पष्ट हो रहा है। लेकिन एक राजसी ठाठ बाट में जीने वाला व्यक्ति मामूली किस्म की चीज़, जो खीरा, जो सामान्य वस्तु मानी जाती है, सामान्य लोग कोई भी उसको खरीद कर खा सकता है,
इतनी सस्ती चीज़ें हैं, तो ऐसी सस्ती चीज़ों को प्रदर्शन करके खाना, तो यह माना जाता है कि बनावटी जीवन शैली में आज का जो पतनशील सामंत वर्ग है वह किस तरह उसको ढो रहा है, और इसी पर वो व्यंग करते हैं। और एक शब्द भारी पड़ जाता है कि की बला का शौक ऐसे ही पतनशील सामंत वर्ग को आज है, क्योंकि आज उसके लिए भी आज उनको कष्ट झेलना पड़ रहा है। उनके नसीब में उतनी भी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। तो कुल मिलाकर के इसमें दो विषय हैं। एक वास्तविकता से बेखबर दिखावटी बाहरी जीवन शैली को प्रदर्शन करने पर उन्होंने कटाक्ष किया, जो सामंत वर्ग से संबंध रखने वाले लोग हैं। दूसरा कि नई कहानी की प्रस्तुति के संबंध में वो विचार कर रहे हैं, और इस विचार विमर्श के दौरान वह एक सही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, और उस निष्कर्ष को रखते भी हैं उसी लखनवी अंदाज के माध्यम से, बहुत कम शब्दों में, कि नई कहानी जो है सचमुच में बिना संवाद और कथोपकथन के भी लिखी जा सकती है। यही कहानी का सार है, यही कहानी की विशेषता है, और यही कहानी का मुख्य आधार भी है। आप इसे एक बार रीडिंग देंगे, प्रश्न उत्तर आसान हो जाएगा करना। और दूसरी बात यह है कि ये इसके यही दो विषय हैं जो मैंने आपके सामने रखा। आप पढ़ेंगे इसको। धन्यवाद।